का हिंदू धर्म और हिंदू उसी वक्त खतरे में क्यों आते हैं जब इस देश का प्रधानमंत्री भाजपा का होता है। तो एक्चुअली मोहन भागवत को इलाज लेने की जरूरत है। पहले ये तय कर लो कि खतरा बाहर से है या अंदर से है, और इतना विदेशी हस्तक्षेप है तो उतर जाओ सत्ता से, छोड़ दो वो कुर्सी, कह दो कि हमारी औकात नहीं है इस देश को चलाने की। नमस्कार, मैं निरंजन, ईजी न्यूज में आपका स्वागत है। ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम मोहन भागवत ने जो ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दिया था उन बातों को रिबट करने के लिए, उन बातों को खारिज करने के लिए ये दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि ईजी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, ईजी न्यूज के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मोहन भागवत में आगे चलते हुए उस इंटरव्यू में, ऑर्गेनाइजर के इंटरव्यू में कहा कि टू डिफेंड हिंदू सोसाइटी एंड हिंदू धर्म एंड हिंदू कल्चर, ये वॉर, ये युद्ध चल रहा है। और अभी भले ही ये युद्ध में पुराने जमाने की तरह ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, मतलब भारत के बाहर के देशों के षड्यंत्र और भारत के बाहर के देशों का प्रभाव आज भी भारत में बरकरार है। अच्छा, मतलब हिंदू पंतप्रधान है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी में देश में सत्ता में है। मुझे एक बात का पता नहीं चलता, इस देश का हिंदू धर्म और हिंदू उसी वक्त खतरे में क्यों आते हैं जब इस देश का प्रधानमंत्री भाजपा का होता है। दूसरे प्रधानमंत्रियों के वक्त इस किस्म का खतरा इनको नहीं होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और हिंदू खतरे में आ गए, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। अगर आज भी इतना विदेशी देशों का इस देश में प्रभाव है और उनका हस्तक्षेप यहां पर है, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इस देश के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, इन तीनों की ईडी, सीबीआई, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब क्या कर रहा है। और अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और इतना विदेशी हस्तक्षेप है तो उतर जाओ सत्ता से, छोड़ दो वो कुर्सी, कह दो कि हमारी औकात नहीं है इस देश को चलाने की। इस देश में इतने बड़े हस्तक्षेप हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ बाहर के देशों की तरफ से, तो हमारी औकात नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। बाहर के देशों का हस्तक्षेप है। और दूसरे पैराग्राफ में मोहन भागवत कहते हैं कि यह अंदरूनी लड़ाई है, हमारा दुश्मन अंदर है, बाहर नहीं है। तो एक्चुअली मोहन भागवत को इलाज लेने की जरूरत है। पहले ये तय कर लो कि खतरा बाहर से है या अंदर से है। अगर अंदर से होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, अगर बाहर से होगा तो इस्तीफे दे दो, और अंदर के खतरे को भी अगर आप संभाल नहीं सकते हो तो भी इस्तीफा दे दो, कह दो कि हम नालायक है, हम नाहिल है, हमको हटा दो इस सत्ता से या खुद उतर जाओ। कम से कम इतनी तो देश पर मेहरबानी कर दो। ये सब इतनी सारी बातें करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि सिंस दिस इज अ वॉर, पीपल आर लाइक टू गेट ओवर जेलस। ये युद्ध है, इसलिए लोग अति उत्साहित होने की संभावना है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, उत्तेजना देने वाले स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स विल बी अटर्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब आज जो भी इस किस्म के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ स्वामी नरसिंहानंद से लेके बाकी आने कई सारे भाजपा के मंत्री एक पूरी कौम इस देश से मिटाने की बात करती है, नरसंहार करने की बात करती है, जेनोसाइड करने की बात करती है, तो उसका भी समर्थन मोहन भागवत करते हैं। मतलब डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी समर्थन करेंगे, ये बात भी कहेंगे, लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो आएंगे ही। इस किस्म के डराने वाले, नफरत पैदा करने वाले, द्वेष पैदा करने वाले, जेनोसाइड को प्रवोक करने वाले, उत्तेजना देने वाले और नरसंहार को उत्तेजना देने वाले स्टेटमेंट्स भी आते रहेंगे। ये बात भी कहते हैं। इलाज कर लो मोहन भागवत जी, बहुत जरूरत है आपको, बहुत जरूरत है, क्योंकि ये देश ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये आज भी संविधान इस देश का सेक्युलर है, इस देश का संविधान आज भी धर्मनिरपेक्ष है, तो तब तक ये वैसा ही रहेगा।
ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आपकी तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, आपकी राज्यसभा में आप मैनिपुलेट कर लेते हो। जब भी आपको सीए लाना है, एनआरसी लाना है या 370 हटाना है, आप राज्यसभा भी मैनिपुलेट कर लेते हो। तो आप कर लो ना, इस संविधान को खारिज कर लो और घोषित कर दो कि ये हिंदू राष्ट्र है। फिर देखो पूरी दुनिया किस तरह से रिएक्ट करेगी। इस देश की रचना, पाकिस्तान की निर्मित हुई थी धर्म के आधार पर, भारत की निर्मित धर्म के आधार पर नहीं हुई थी। भारत की निर्मित, भारत का निर्माण एक सेक्युलर राष्ट्र के आधार पर ही हुआ था और वैसा ही रहेगा। धर्म के आधार पर निर्माण हुआ पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया 24 सालों के अंदर। 24 साल के अंदर 47 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, 71 में पाकिस्तान टूट गया। धर्म के आधार पर जन्म हुआ था, एक ही धर्म के लोग थे, लेकिन टूट गया देश। आप कृपया मेहरबानी करके इस देश को तोड़ने की आपकी जो खुराफत है उसको बंद कीजिए। ये नहीं हो सकेगा। इस देश के लोग जान दे देंगे लेकिन ये होने नहीं देंगे। इस बात को उनको समझना बहुत जरूरी है। इसके आगे चलते हुए उन्होंने कहा, और ये बहुत अचरज की बात है, उन्होंने कहा कि इटालियन यूनिफिकेशन आइकॉन, इटली को यूनाइट करने वाला, इटली को जोड़ने वाला जो एक नेता था गैरिबाल्डी, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसने, गैरिबाल्डी ने युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन सत्ता में आने से उसने मना कर दिया। जब सत्ता स्थापित करने की बात हुई इटली में, तब गैरिबाल्डी ने दूसरों लोगों को कहा कि तुम इस देश का कामकाज चलाओ, तुम इस देश की बागडोर संभालो, मैं नहीं संभालूंगा। ऐसे गैरिबाल्डी थे। मुझे अचरज होता है, मोहन भागवत को इटली का आदर्श कब से लगने लगा। यह हमको मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना करने से पहले सावरकर ने डॉक्टर बीएस मुंजे को इटली भेजा था मुसोलिनी से मिलने के लिए, और मुसोलिनी से मिलने गए थे, वहां रुके थे और इटालियन फैसिस्ट मॉडल को सीख कर यहां पर आए थे। और इटालियन फैसिस्ट के मॉडल के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। उनका जो हाफ चड्डी का यूनिफॉर्म था वो भी इटली से आया था, खाकी चड्डी, वो भी फैसिस्ट मॉडल पे था। लेकिन सोनिया गांधी के बाद तो इटली से नफरत हो गई थी ना मोहन भागवत, आरएसएस और सारे भाजपा को, और आज उसी इटली का आदर्श बता रहे हैं। सोनिया गांधी की इटली का आदर्श, आप तो सोनिया गांधी को स्वीकारने से इनकार कर रहे थे, उसको मना कर रहे थे। अब उसी देश का फैसिस्ट मॉडल इस देश को लाना चाहते, ये आप खुलेआम कह रहे हो, खुलेआम। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो पूरी दुनिया आपके इस इंटरव्यू की दखल ले रही होगी। यूनाइटेड नेशंस भी ले रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स भी ले रहा होगा, और जितने डेमोक्रेटिक नेशन इस देश दुनिया में है वो सारे ले रहे होंगे कि ये एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन भारत, उसमें एक ऐसा संगठन काम कर रहा है, वो इस देश को फैसिस्ट बनाना चाहता है, फैसिस्ट आदर्शों का खुलेआम उनकी तारीफ करके। फैसिस्ट आदर्शों की खुलेआम तारीफ सावरकर ने की थी, उसकी खुलेआम तारीफ गोलवलकर ने की थी, और उसकी खुलेआम तारीफ आज मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन उन फैसिस्ट का क्या हुआ, और जिनके उदाहरण देकर ये बात करते हैं? उस हिटलर की मौत कैसे हुई थी, उस फैसिस्ट नेता की? उस मुसोलिनी की मौत कैसे हुई थी इटली में? लोगों ने रास्ते पर उल्टा टंगा कर मार मार कर उस मुसोलिनी को मार डाला था, इटली के लोगों ने ही, उसी देश के। और कुछ ही सालों के अंदर उस देश के लोगों ने ही उसे मारा था। हिटलर को तो खुद अपने कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के आत्महत्या करनी पड़ी थी। फैसिस्ट का अंत ये होता है। इसके बावजूद आप अपने आप को फैसिस्ट आदर्श के ऊपर चलना चाहते हो तो जरूर चलिए। जैसे फैसिस्ट नेताओं का दुनिया में, पूरे दुनिया में जिस तरह से उनका अंत हुआ, वैसा ही शायद उस राह पर चलने वाले लोगों का भी होगा। लेकिन कृपया करके भारत को तोड़ने की कोशिश मत करो, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। इस देश को इकट्ठा रखने के लिए हजारों लोगों ने यहां पर कुर्बानी दी है। मौलाना भवानी जैसे मुस्लिम नेता ने इस देश को इनकलाब जिंदाबाद की घोषणा दी थी, इनकलाब जिंदाबाद की। इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे फिर से बजेंगे,
फिर से दोहराए जाएंगे, हर गली में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर। लेकिन इस किस्म के फैसिस्ट विचारधारा का विरोध किया ही जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं फिर से, देयर इज नो हार्म टू मुस्लिम्स लिविंग टुडे इन भारत। होते कौन हो मोहन भागवत आप कहने वाले कि मुसलमानों को इस देश में कोई भी तकलीफ नहीं होगी? आप होते कौन हो? आप ना प्रधानमंत्री हो, ना मुख्यमंत्री हो, ना आप इस देश के रक्षा मंत्री हो, ना गृह मंत्री हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप सरपंच भी नहीं हो इस देश के, और उसके बावजूद आप इस किस्म की एक छिपी हुई धमकी देना चाहते हो? आप हो ही नहीं कुछ। इस देश का आम आदमी तय करेगा, जो भारत जोड़ो के बाद जान चुका है कि हमें जुड़ना जरूरी है, हमें इकट्ठा रहना जरूरी है। अगर हम इकट्ठा रहेंगे तभी हम प्रगति कर पाएंगे, तभी हम दुनिया में सिर उठाकर बात कर पाएंगे। ये बात उन्होंने जान चुकी है। इस देश का गरीब गरीब इस बात को जान चुका है। इस किस्म के फैसिस्ट इंटरव्यूज देकर कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ इस विचारधारा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का नुकसान ही होगा इसके आगे, और ये आने वाले समय में दिखते रहेगा, हर समय दिखते रहेगा। ये बात बोलना जरूरी थी, क्योंकि एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं बोलने या कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर ही जाता है, और लाश की तरह रहना, जिंदा रहना मुझे नामंजूर है, और इस देश के हर नौजवान को नामंजूर है कि लाश की तरह यहाँ पर रहे। वो सांस लेता रहेगा, अपने कंधे पर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करता रहेगा, जो अच्छा है जो बुरा है उसमें भी तय करता रहेगा, और जो बुरा है उसको लात मारकर भगाता रहेगा। इस बात की दखल लेना भागवत ने बहुत जरूरी है। धन्यवाद।